हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड की पाठशाला। तो हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 1.6 पार्ट 2 जो वीडियो थी उसमें मैंने शायद ये बोल दिया था गलती से कि सेक्शन 1.6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो एक छोटा सा टॉपिक जो है वो सेक्शन 1.6 का रह गया है, इसको और कवर कर लेते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए छोड़ नहीं सकते थे इसको हम। तो चलिए एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है ये टॉपिक। डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी। तो ये डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे प्लीज़ अच्छे से कवर कर लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन 8 मार्क्स में बन जाए। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ डीकंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है। डीकंस्ट्रक्शन इज़ अ क्रिटिकल आउटलुक कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग। तो डीकंस्ट्रक्शन क्या कहना चाहता है कि इसका रिलेशनशिप, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग। तो जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट लिखा ही हुआ है, यहाँ पे ये पूरा टेक्स्ट ही लिखा हुआ है। तो जब इसका हम मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं, मीनिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, हम डीकंस्ट्रक्शन इसको कह सकते हैं। सो डीकंस्ट्रक्शन इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग. Deconstruction denotes the pursuing of the meaning of a text to the point of exposing the supposed contradictions and internal oppositions upon which it is founded. तो डीकंस्ट्रक्शन क्या कहना चाहता है कि टेक्स्ट के मीनिंग को सिर्फ ये नहीं कि मीनिंग समझ लेना, उसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शंस ली गई हैं, क्या अजम्पशंस मानी गई हैं, क्या चीज़ें उसमें हिडन मीनिंग प्रोवाइड कर रही हैं, उन सबको समझना डीकंस्ट्रक्शन जो है कहलाता है. It is an approach that may be deployed in philosophy, in literary analysis and even in the analysis of scientific writings. तो deconstruction एक कैसी अप्रोच है जो कि philosophy, literature analysis या फिर scientific writings में जो है यूज़ की जाती है. मीन्स इन सारी चीज़ों को इस तरीके से लिखा जाता है कि इनमें कुछ हिडन मीनिंग हो, कॉन्ट्राडिक्शंस हो, जिसको समझने के लिए हमें उसको deconstruct टेक्स्ट को करना पड़े. Deconstruction generally tries to demonstrate that any text is not a discrete whole but contains several irrevocable and contradictory meanings, that any text has therefore more than one interpretation. तो deconstruction क्या कहना चाहता है, deconstruction से हम क्या समझ सकते हैं, ये चीज़ कहना चाहते हैं deconstruction के थ्रू कि टेक्स्ट जो है वो डिस्क्रीट होल नहीं है. डिस्क्रीट होल मीन्स जो चीज़ लिखी हुई है हो सकता है वो ना हो, बल्कि इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग्स होते हैं. इसीलिए हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट की एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन है. मीन्स अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हम एक से ज़्यादा तरीके से उसको इंटरप्रेट या समझ सकते हैं. हो सकता है मैं पढ़ के कुछ और समझ रही हूँ, लेकिन आप उसी चीज़ को पढ़ो तो आपको कुछ और चीज़ समझ आ रही हो. तो इट हैज़ मोर देन वन मीनिंग्स, कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग्स, और कुछ और इंटरप्रेट करना चाह रहा हो जो हम समझ रहे हैं, हो सकता है उसका वो मीनिंग हो ही ना. ठीक है, तो ये था डीकंस्ट्रक्शन का मीनिंग कि डीकंस्ट्रक्शन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डीकंस्ट्रक्शन. अब हम पढ़ेंगे कि डीकंस्ट्रक्शन किसी भी टेक्स्ट का किया कैसे जाता है, क्या क्या पॉइंट्स हैं या क्या क्या चीज़ें हैं हमें ध्यान रखनी चाहिए, किस तरीके से हम टेक्स्ट को डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है लुक इनटू फॉर अजम्पशंस. Look for what assumptions the writer makes that already bias the interpretation of the meanings the text discuss. तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हो सकता है बहुत सारे assumptions को मान के जो है टेक्स्ट लिखा गया हो. जैसे कि कोई भी मान लीजिए स्टोरी भी है तो उसमें पहले ही अज्यूम कर लिया गया कुछ चीज़ कि ये ऐसा है या ये ऐसा है, तो वो अजम्पशंस की बात हो रही है यहाँ पे. तो सबसे पहले अजम्पशंस को समझने की कोशिश करो कि राइटर जो है क्या अजम्पशंस लेके चल रहा है. जैसे कि पोएम्स में होती है ये चीज़, बहुत बार एज्यूम कर लेते हैं हम कि किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ का रूप दे देते हैं. पोएम्स में राइटर जो होते हैं वो बहुत बार ऐसा करते हैं अपनी पोएम्स में. अगर आपने पढ़ी हो हिंदी या इंग्लिश पोएम्स, तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे कि चंद्र खिलौना बोल दिया तो खिलौने को चंद्र का रूप दे दिया, एज्यूम कर लिया खिलौने को चंद्र के जैसा, चांद के जैसा. तो ऐसा ही इन्होंने बताया कि टेक्स्ट को पढ़ते टाइम लुक फॉर एजम्पशंस. राइटर जो है वो बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस, एजम्पशंस एज्यूम करके चलता है काफ़ी सारी चीज़ें अपने टेक्स्ट में. तो उन एजम्पशंस को जानने की कोशिश करो जो कि राइटर ने एज्यूम करी हैं चीज़ें. द डीकंस्ट्रक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ सिस्टमैटिक वे दैट अप्लाइज टू ऑल द टेक्स्ट सिमिलरली. अब डीकंस्ट्रक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये एक सिस्टमैटिक वे है जो कि हर एक टेक्स्ट पे सिमिलरली ही अप्लाई किया जाता है. नाइदर ऑफ दीज अजम्पशंस में बी ट्रू. अब हो सकता है कि ये जो अजम्पशंस मानी गई हैं, अजम्पशंस हैं तो ट्रू तो हो ही नहीं सकती, तो कुछ भी अजम्पशंस जो हैं इनमें से वो ट्रू नहीं होंगी. नाइदर ऑफ दीज अजम्पशंस में बी ट्रू. तो इनमें से कोई भी अजम्पशन जो है वो ट्रू नहीं होगी. तो हम
सिर्फ हमें उनको फाइंड आउट करना है कि क्या एजम्पशंस हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है राइटर ने एज्यूम कर लिया और जो रीडर होता है वो समझ ही नहीं पाता कि राइटर एज्यूम करके चल रहा है, ये सिर्फ राइटर ने माना है और वो क्या कर लेता है, उसको रियल में मान लेता है कि हाँ ये चीज़ रियल में ऐसी है। तो इसीलिए डीकंस्ट्रक्शन के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एजम्पशंस हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, उनका लिटरल मीनिंग जो है समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि एजम्पशंस मानी हुई है राइटर ने तो और हम उसको ऐसे ही मान रहे हैं कि हाँ ठीक है ये सच होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लुक फॉर द टेंशन बिटवीन द स्पिरिट एंड द लेटर ऑफ द टेक्स्ट। अ टेक्स्ट इज रेयरली एंटायरली सक्सेसफुल इन कन्वेइंग द स्पिरिट ऑफ द राइटर, वाइल द लेटर ऑफ द टेक्स्ट इज इनएविटेबली एम्बिगस एज द लिटरल मीनिंग। तो इन्होंने क्या बताया कि एक टेक्स्ट जो होता है वो राइटर के जो मीनिंग स्पिरिट है, किस स्पिरिट को लेकर राइटर जो है कुछ भी कन्वे करना चाह रहा है, वो राइटर की स्पिरिट को पूरी एग्जैक्टली कन्वे कर देता है। लेकिन अगर लेटर्स जो होते हैं टेक्स्ट के वो एम्बिगस होते हैं, वो नहीं बता सकते। जैसे कि हम कह सकते हैं इसी टेक्स्ट से हम समझते हैं। अब अगर हम एक एग्जैक्ट टेक्स्ट, लेटर का मतलब होगा जैसे इस लेटर को मैंने उठा लिया, तो अगर हम डायरेक्ट लेटर को उठाएंगे तो हो सकता है उसका कुछ और मीनिंग हो, लेकिन अगर हम पूरे टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो हो सकता है उसका कुछ और मीनिंग हो। तो इसमें भी यही बताया गया है कि एक पूरा टेक्स्ट जो है, एंटायर टेक्स्ट जो है, वो राइटर की जो स्पिरिट है उसको कन्वे करता है कि किस स्पिरिट में, किस थिंकिंग के हिसाब से वो पूरे टेक्स्ट को लिख रहा है। लेकिन अगर सिर्फ हम एक लेटर को उठा के देखें टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट के, तो हो सकता है उसमें से वो मीनिंग कन्वे ना हो पा रहा हो जो कि पूरे टेक्स्ट में राइटर करना चाह रहा है। तो कई बार टेक्स्ट का जो लेटर जो होता है टेक्स्ट का, उसका एम्बिगस मीन्स हम कह सकते हैं ड्यूअल मीनिंग होता है, और वो एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं शो कर पा रहा जो कि पूरे टेक्स्ट में हो रही है। Deconstruction can be different concept to grasp. There is potentially a direct contradiction and tension between what the author intends and what the text ends up saying. तो ये चीज़ में बताई गई है कि कई बार बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग होता है कि टेक्स्ट के थ्रू हम जो समझ रहे हैं और जो पोएट हमें समझाना चाहता है, दोनों का बिल्कुल ही अलग मीनिंग होता है। Such discontents can lead to the misinterpretations, to literal translation of the meaning which one assumes is automatically a false interpretation. तो इसकी वजह से कई बार क्या हो जाता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती हैं। जैसे कि पोइट तो कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन जो रीडर है उसने सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ा, लेटर्स को पढ़ा उसमें, और उसका कुछ और मीनिंग समझ लिया, लेकिन जो एक्चुअल में राइटर कन्वे करना चाह रहा था जो बात, वो हो ही नहीं पाई। Such separation between the spirit of the text and the actual text itself are inevitable in any text. तो यही जो एक स्पिरिट, जो टेक्स्ट की पूरे की स्पिरिट है कि क्या कहना चाह रहा है, और एक्चुअल जो टेक्स्ट है, कई बार इन डिफरेंसेस की वजह से जो है क्लियरली हम मीनिंग नहीं समझ पाते टेक्स्ट का। तो यही इस पॉइंट में बताया गया, लुक फॉर द टेंशन बिटवीन स्पिरिट एंड द लेटर ऑफ द टेक्स्ट। तो स्पिरिट क्या है टेक्स्ट की और एग्जैक्टली लेटर्स में क्या कहा गया है, वो चीज़ हमें समझ आ रही है लेटर्स के थ्रू टेक्स्ट के, या फिर हमें समझ नहीं आ रही। उस चीज़ को जो टेंशन क्रिएट होती है उसकी वजह से उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम एक्चुअल मीनिंग जो है या राइटर की जो थिंकिंग है उसको हम समझ पाएंगे कि राइटर जो है वो क्या कन्वे करना चाह रहा है इस टेक्स्ट के थ्रू। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट है, कंसीडर द डायनेमिक एंड स्टैटिक एलिमेंट्स of meaning. One way to approach the meaning of the text is to realize that we construct meanings in our heads dynamically. They are subject to constant revision, extension, refutation, qualification or summary in our heads. The physical text on the other hand has a static mechanic, while the attempts to recreate the dynamic elements of a thought process as a project to construct meaning. A sentence or paragraph must eventually end, while thought process can potentially continue endlessly in developing or modifying meanings. A text constructs really. In some people are alive, texts are dead, but the text given the illusion of the life, but something is inevitably lost in the process. Deconstruction attempts to fill in the gap by making it clear how the text come to life through the reader interpretation and through the manipulation of the order. तो इन्होंने क्या कहा, इस पैराग्राफ के थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं वो, कंसीडर द डायनेमिक एंड स्टैटिक एलिमेंट्स ऑफ मीनिंग। तो इसमें ये बताया गया है कि कई बार ऐसा होता है हमने टेक्स्ट पढ़ा, वन वे इज़ टू अप्रोच द मीनिंग्स ऑफ द टेक्स्ट इज़ टू रियलाइज दैट वी कंस्ट्रक्ट मीनिंग इन आवर हेड्स डायनेमिकली। तो हमने टेक्स्ट की रीडिंग करी, कई बार हमने उसको रिवीजन करा, समरी पढ़ी, लेकिन हमारे हेड में जो था वो मीनिंग एक डिफ़ाइन हो गया, और बाद में लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम बैठे बैठे सोच रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ और ही मीनिंग निकल रहा था उसका, तो बाद में हमें याद आ रहा है।
तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि टेक्स्ट जो है वो डेड है, बट गिवन द टेक्स्ट but something is inevitably lost in the process. Deconstruction attempts to fill in the gap by making it clear how the text come to life through the reader's interpretation and through the manipulation of the author. तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि कई बार जो है ये टेक्स्ट जो होता है इस तरीके से होता है कि रीडर जो है वो इंटरप्रिटेशन कुछ और कर रहा है, ऑथर कुछ और बताना चाह रहा है, और वो चीज़ जब हमने पढ़ी तो हमें समझ नहीं आई, लेकिन बाद में जो है हमने जब थिंकिंग करी उसके बारे में, सोचा उसके बारे में, तो एक अलग चीज़ जो है, मीनिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट होके आया। तो यही चीज़ बताई गई है कि उसके डायनेमिक और स्टैटिक एलिमेंट्स को समझने की कोशिश कीजिए टेक्स्ट की, कि क्या एक्चुअली टेक्स्ट जो है वो बताना चाह रहा है। रिवीजन करिए उसकी, बार बार रीडिंग कीजिए, बार बार रिवीजन से, समरी पढ़ने से जो है हमें उसको और क्लियरली जो है टेक्स्ट को हम समझ पाएंगे। Okay, next is consider how the text is made irrelevant. We can turn the text into an alien object and then intensify our level of scrutiny. Disturb in order to discover. Take the content of the text for granted. We seek to find the limits of meaning built into the text, the point at which it becomes alien to us, and in so doing we discover something new about it. तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम टेक्स्ट को लिटरल मीनिंग उसका पढ़ लेते हैं, मीन्स हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया टेक्स्ट को, जैसे कि हमने पढ़ा और हमने कहा ठीक है इसका तो यही मीनिंग, एक बार हमने पढ़ लिया क्लियरली यही समझ आ रहा है, उसको हम कहेंगे टेक्स्ट को हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया, हमने पढ़ा और हमें समझ आ गया। लेकिन हो सकता है एक बार रीडिंग से हमने जो समझा वो सही ना हो। तो इस पॉइंट में क्या बताया गया, कंसीडर हाउ द टेक्स्ट इज़ मेड इररेलेवेंट। हमने क्या करना है, टेक्स्ट को इस तरीके से पढ़ना है कि उसका जो मीनिंग है वो हमें समझ ही ना आए। जैसे कि टेक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट फॉर ग्रांटेड, वी सीक टू फाइंड द लिमिट्स। अगर हमने ग्रांटेड ले लिया तो हमें उसका मीनिंग समझ नहीं आएगा। वी कैन टर्न द टेक्स्ट इनटू एन एलियन ऑब्जेक्ट एंड वी देन इंटेंसिफाई आवर लेवल ऑफ स्क्रूटिनी। डिस्टर्ब इन ऑर्डर टू डिस्कवर। तो मेनली इस पॉइंट में यही बताया गया है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करो टेक्स्ट में, टेक्स्ट को इस तरीके से पढ़ो, बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का मतलब ये है टेक्स्ट में कि उसकी एक बार रीडिंग करने से जो हमें समझ आ रहा है उसको एक्चुअल में उसका मीनिंग मत मान लो, उसको रीडिंग करो, बार बार वर्ड्स की मीनिंग जानने की कोशिश करो, तो हो सकता है उससे हमें एक बार टेक्स्ट का मीनिंग समझ ही ना आए। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया, डिस्टर्बेंस क्रिएट करो जिससे न्यू डिस्कवरीज हों। तो डिस्टर्बेंस होगी जब भी डिस्कवरी होगी और जब भी हमें उसका जो एक्चुअल मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग है टेक्स्ट का, वो जाके समझ आएगा। तो टेक्स्ट को इररेलेवेंट, कंसीडर हाउ द टेक्स्ट इज़ मेड इररेलेवेंट। तो यही चीज़ इस पॉइंट में बताई गई है कि डिस्कवरी करनी है, अगर हमें उसमें हिडन मीनिंग जानना है तो उसको डिस्टर्ब करो। ये नहीं कि उसको फॉर ग्रांटेड लिया, एक बार जो मीनिंग समझ में आया दैट इज़ फाइन, वो नहीं करना। ओके, नेक्स्ट इज कंसीडर द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट। दिस इज ऑफन द फर्स्ट स्टेप इन डीकंस्ट्रक्शन बट इट कैन बी मिसलीडिंग एज इट सजेस्ट मीनिंग इज द सम ऑफ separate parts and not something more than the sum of the parts. Consider how the text uses different kinds of words, nouns, verbs, adverbs, etc. तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो हैं उन टेक्स्ट के, उसको समझो। जैसे कि मान लीजिए आपको ये सेंटेंस ही दे रखा है, ये वाला, कंसीडर द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट। ये लाइन मान लीजिए आपको दे दी टेक्स्ट की, कंसीडर द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ टेक्स्ट। तो हमने इसका मीनिंग कैसे समझेंगे, हमने पूरी लाइन पढ़ी तब जाके हमें मीनिंग समझ आया। लेकिन इस पॉइंट में क्या बताया गया, ऐसा नहीं करना, हमने पूरी लाइन को नहीं पढ़ना, हमने इंडिविजुअल एलिमेंट्स को देखना है। कंसीडर वर्ड को पकड़ो, इसका मीनिंग ढूंढो, क्या मीनिंग है, देन इट इज़ वर्ब है, नाउन है, क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये देखो, पता लगाओ। उसके बाद क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है वो, उसके और क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, क्या मीनिंग और हो सकते हैं कंसीडर वर्ड के, वो चेक करो। फिर नेक्स्ट वर्ड पे आओ। तो इसमें ये, इस पॉइंट में क्लियरली यही बताया गया है कि जब भी हम रीडिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरी लाइन को उठाया और उससे जो मीनिंग निकला उसको हमने समझ लिया, दैट इज़ रॉन्ग। हो सकता है ऐसा करने से कुछ चीज़ें हमारी समझ में जो ऑथर कन्वे करना चाह रहा था वो ना आए। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को उठाने का मतलब यही है कि एक वर्ड को उठाओ, वो नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, किस टाइप का वर्ड है वो समझने की कोशिश करो। In the deconstruction project, every single word is the hypothesis about the word, not a statement of fact, and reflect as much about the author and even the reader. तो यही चीज़ बताई गई है कि डीकंस्ट्रक्शन में हर एक सिंगल वर्ड जो है वो पूरे वर्ड को एक्सप्लेन कर सकता है। तो यही चीज़
ऑथर के मीनिंग जो कन्वे करना चाह रहा है, यही करने से हम ऑथर का मीनिंग समझ पाएंगे। डिकंस्ट्रक्शन एम्स टू मेक दीज हाइपोथेसिस विजिबल, तो डिकंस्ट्रक्शन से जो भी मीनिंग वो कन्वे करने चाह रहे हैं वो हमें ईजीली समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट इज लुक फॉर puns and words with double meanings. Read your text slowly and methodically. Do not assume that a first glance reading will supply you with a text meaning. Instead, revolve to dig deeply into every word or phrase. ये वाला पॉइंट जो है पिछले वाले पॉइंट की तरह हम कह सकते हैं सिमिलर ही है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें ये बताया गया कि कुछ वर्ड्स के जो है डबल मीनिंग्स हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट ग्लांस पे रीडिंग करी और हमने समझ लिया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका डीप मीनिंग होता है वर्ड्स और फ्रेजेस का, तो उन वर्ड्स पे फोकस करो। उनमें अगर कुछ डबल मीनिंग है या कुछ और वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं हमें, उसको समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट इज हंट फॉर ओवरलुक्ड एक्सप्लेनेशंस और डेफिनेशंस। Deconstruction urges a reader to resist the general common meaning of a text, also known as the privileged meaning of a text. Consider whether a word, phrase or text might have alternative explanation that are ignored by many readers. ये भी वैसा ही है कि हंट फॉर ओवरलुक्ड एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन, ऐसी चीज़ों के लिए ढूंढने की कोशिश करो जो बाकी रीडर जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे रीडर वो क्या करते हैं, वो यही करेंगे, एक बार रीडिंग ली, जो समझ आया ठीक है, तो वर्ड्स का, फ्रेज़ का हो सकता है कुछ और मीनिंग वो बताना चाह रहे हो, जनरल मीनिंग से अलग हट के कुछ और वो मीनिंग एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। तो ट्राई टू फाइंड आउट दैट डिफरेंट मीनिंग विच द वर्ड और फ्रेज इज ट्राइंग टू कन्वे. Next is push back against the authority of the author. Don't look the author of a text as the singular expert on the meaning of a given text. Tell yourself that your own reading ideas, translation, and even your misreadings are just as meaningful as the author's interpretation of her own work. The act of reading is creative, not passive. अब ये पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बाकी सारे पॉइंट से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि जब भी हम रीडिंग करते हैं ना तो हमें क्या लगता है कि जो ऑथर है ही इज़ मोर नॉलेजेबल, उसने लिखा है टेक्स्ट तो वही अच्छे से जो है इसको समझ सकता है। तो इस पॉइंट में वही बताया गया, खुद को कम नहीं समझना। पुश बैक द अथॉरिटी ऑफ द ऑथर, ये नहीं समझना कि ऑथर जो है वो ही अथॉरिटी में है, वही जो है सबसे नॉलेजेबल है। हमें क्या करना है, खुद को एक्सपर्ट मान के रीडिंग करनी है। हमारे आइडियाज़, हमारी जो ट्रांसलेशंस हैं वो हमारी परफेक्ट हैं, हमारी रीडिंग जो है हमारी परफेक्ट रीडिंग है। इससे क्या होगा, हमें जो ऑथर जो मीनिंग इंटरप्रेट करना चाह रहा है टेक्स्ट के थ्रू, अपने वर्क के थ्रू जो भी मीनिंग एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो हमें खुल के समझ आएगा, क्योंकि हम ये समझेंगे कि हम एक्सपर्ट हैं अपने काम में। तो उस तरीके से जब हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे, कोई भी जो हिडन मीनिंग होगा उस टेक्स्ट में वो हमें अच्छे से समझ आएगा। द एक्ट ऑफ रीडिंग इज़ क्रिएटिव नॉट पासिव। तो रीडिंग का जो एक्ट है वो क्रिएटिव है, जितना ज़्यादा हम अच्छे से कॉन्फिडेंस से पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हमें हिडन मीनिंग्स जो है वो समझ आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। ये डीकंस्ट्रक्शन वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। अब इस चैप्टर में 2 सेक्शन रह गए हैं, एक सेक्शन 1.7 एंड सेक्शन 1.8। तो सेक्शन 1.7 जो है वो तो हम ये चैप्टर एंड होने के बाद हम सेकंड चैप्टर, इस बुक का एक लास्ट चैप्टर ही है पेपर 5A का, वो कंप्लीट करेंगे पहले, और लास्ट में हम जो है सेक्शन 1.7 जो है वो कवर करेंगे। अब एक वीडियो में मैं कोशिश करूँगी, एक नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 1.8 जो है वो कंप्लीट मैं एक ही वीडियो में कवर करवा दूँ, जितने भी इम्पॉर्टेंट है उसमें पेपर के लिए वो सारा कवर हो जाए। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कल तक कवर हो जाएगा और सेक्शन 1.7 जो है वो हम चैप्टर 2 होने के बाद करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।